हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड। यूएसए की तरह नहीं है जहाँ पे फेडरल लॉज के लिए फेडरल जुडिशरी होती है और स्टेट लॉज के लिए स्टेट जुडिशरी। इंडिया में इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ओके, आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, और लोअर कोर्ट जो और सारे हैं। और ये एक दूसरे से क्या हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं यूएसए की तरह अलग अलग है। आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब उसके अलावा और क्या है, और ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है एससी, वो जनवरी 28 1950 को इनॉग्रेट हुआ है। और इसने क्या किसको सक्सीड किया था? इसने सक्सीड किया सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो फेडरल कोर्ट था उसको सक्सीड किया है। और जो फेडरल कोर्ट किससे बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक और चीज़ है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सबसे, जैसे आपका कोई केस हुआ, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कहीं नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, फाइनल जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की ही होती है। तो कह सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है क्या? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली कितने हैं? 34, इंक्लूडिंग सीजेआई। ओके, ये बात का ध्यान रखिए आप। और ये देखिए अमेंडमेंट कब कब हुए थे। जो अमेंडमेंट एक्ट, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, उसने 26 से 31 किए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 34 हैं और पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। सारे के सारे 34 हैं, इंक्लूडिंग सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भी जैसे कि आप थोड़ा देख सकते हैं कि 10 ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में 8 फिक्स किए थे। कितने? 8। एक चीफ जस्टिस, सीजेआई और प्लस 7 अदर जजेस, ओरिजिनली जब बना था ये। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए अब 34 आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओके, और चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, जिसको कंसल्ट करना चाहें उसको, और हाई कोर्ट को वो जो उनको नेसेसरी लगे उनसे डिस्कस करके वो सीजेआई को अपॉइंट करते हैं। एक तो ये चीज़, और सेकंड है जो सीजेआई की जो कंसल्टेशन है वो मैंडेटरी है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट में और जजेस को अपॉइंट करना होता है उससे पहले सीजेआई की कंसल्टेशन ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब देखो, कंसल्टेशन और कंकरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा बवाल हुआ है इसमें। फर्स्ट जजेस केस 82 में, सेकंड जजेस केस 93 में, और थर्ड जजेस केस 98 में। इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, 3 जजेस केस हैं। फर्स्ट जजेस केस 1982, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस आपका कब है? 1998। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ? कंकरेंस, कंसल्टेशन और कंकरेंस, इनके बीच में आपका थोड़ा जो प्रॉब्लम थी उनको सुलटाया गया है इसमें। पहले जजेस केस में क्या हुआ? जो कंसल्टेशन है, पहले जजेस केस में क्या हुआ? 1992 वाले में कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। ओके, इसका मतलब जो एडवाइस है सीजेआई की वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। किस पे? प्रेसिडेंट पे। ये फर्स्ट जजेस केस में कहा गया। यानी प्रेसिडेंट अपने ऐसा नहीं कि सीजेआई जो बोलेंगे कंसल्टेशन अदर जजेस को अपॉइंट करने में वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट में। लेकिन 98 वाले केस में, सेकंड जजेस केस में, वो सीजेआई की जो कंसल्टेशन थी वो बाइंडिंग कर दी गई।
पहले बाइंडिंग नहीं थी किसमें, फर्स्ट जजेस केस में, फिर बाइंडिंग हो गई। यानी इस प्रेसिडेंट को जो सीजीआई कहेंगे, मतलब कंसल्ट, मतलब वो अपनी वो देंगे राय, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। ये तुम्हारा 1992 जजेस केस में कहा गया। और ऐसा ही आपका थर्ड जजेस केस आया 1998 का। उसमें क्या कहा गया कि जो सीजीआई की जो वो है, सो सीजीआई जो प्रेसिडेंट को राय देंगे वो ठीक है देंगे, उसके साथ साथ वो अकेले राय नहीं देंगे, एक कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम कितने जजेस का, 4 मोर जजेस का, 4 मोर जजेस का एक कॉलेजियम से कंसल्ट करने के बाद वो प्रेसिडेंट को आप राय देंगे, और वो बाइंडिंग होगी जो राय होगी, जो ओपिनियन होगा। ठीक है, ये तीन जजेस केस हो गए, इनको ध्यान में रखिएगा। अब आया आपका फोर्थ जजेस केस। फोर्थ जजेस केस ये कब है, आपका जो 2014 में एनजेएसी बना था, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, गवर्नमेंट ने बनाया भाई, एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा जुडिशरी में। किससे, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से एनजेएसी बना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया और इसको वर्ड करा दे दिया, इसको स्ट्रक कर दिया, हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे प्रोसेस में आप दखलंदाजी, अगर एनजेएसी कौन गवर्नमेंट के अंडर होगा तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कमीशन को और जिससे बना था सबको स्ट्रक कर दिया। अब आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। इसमें क्या है, जो 1950 से 1973 तक प्रैक्टिस क्या थी कि सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन 73 में क्या हुआ, एएन जो रे है वो चीफ जस्टिस बना दिए गए, 3 और जो सीनियर जज थे उनको तरजीह नहीं दी गई और एएन रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस। 77 में भी यही हुआ, एमयू बेग थे जो, उनको भी चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं बनाया गया, उनकी जगह एमयू बेग बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये 73 तक फॉलो हुई थी ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं बनाते थे और किसी को भी तीसरी चौथी पोजीशन के जो पर्सन थे उसको जज सीजीआई बना देते चीफ जस्टिस, ये डिस्क्रिप्शन जो गवर्नमेंट की थी उसको ख़त्म किया गया सेकंड जजेस केस में 1993 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को ही सीजीआई बनाया जाए। और उसके बाद अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज की। देखो, सबसे पहले एज का कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, सीजीआई हों या फिर अदर जजेस हों। 5 साल तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। यानी अगर 3 हाई कोर्ट में भी, 2 हाई कोर्ट में, कितने भी हाई कोर्ट, लेकिन लगातार 5 साल उनको हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में सर्विस देनी होगी, तब वो एलिजिबल रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि 2 साल कर लिया, कहीं 1 साल का गैप हो गया फिर 3 साल, नो, लगातार 5 साल उनको हाई कोर्ट्स में या फिर एक हाई कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करनी होगी, उनको वहाँ रहना होगा, तब वो एलिजिबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बनने के लिए। और ऐसे एडवोकेट का है 10 साल तक उन्होंने कहीं हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन में प्रैक्टिस करनी है, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अवेलेबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में। ओथ और अफर्मेशन, ओथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट या फिर कोई और पर्सन जो उसके प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। क्या है ओथ सुप्रीम कोर्ट की, टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रू फेथ और अलीजियंस, और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, और ड्यूली और फेथफुली
अपनी बेस्ट एबिलिटी से, अपनी बेस्ट नॉलेज से, जजमेंट से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, किसी भी बिना डर के या किसी भी बिना फेवर किए। ओके, और टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, ये आपका ओथ हो गया। टेन्योर ऑफ जजेस, 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रह सकते हैं और रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर रिमूव भी हो सकते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद। रिमूवल ऑफ जजेस देखो, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किए जा सकते हैं जज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है। ओके, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो होता है उससे जजेस रिमूव होते हैं और प्रेसिडेंट ऑर्डर तभी इशू कर सकते हैं जब वो जो एड्रेस है पार्लियामेंट उसे पास कर देती है। ओके, और उसके साथ साथ जो एड्रेस है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? जैसे 100 मेंबर्स हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल, मतलब कम से कम 51, और उसके साथ साथ अगर जितने भी मेंबर्स आए हैं उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है। अगर दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं एड्रेस, तो प्रेसिडेंट डिसाइड्स कि जज को हटाना है नहीं हटाना। और जो जजेस के रिमूवल का प्रोसेस है उसको कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? ये आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट हो गया 1968। ये एक्ट आपका रिमूवल ऑफ जजेस को क्या करता है? सारा जो जजेस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1968, ये रिमूवल ऑफ जजेस को आपका डिसाइड करता है। आई मीन सबसे पहले जो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है, कम से कम 100 मेंबर्स का, जो लोकसभा के केस में लोकसभा में 100 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, तब वो मोशन आगे बढ़ेगा। और राज्यसभा के केस में क्या है? 50 मेंबर्स साइन करेंगे तब वो मोशन आगे बढ़ेगा। और स्पीकर, लोकसभा के केस में आपका स्पीकर डिसाइड करता है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। अब जो मोशन है उसको एडमिट कौन करता है? ऑब्वियसली लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। और बाय द वे यही डिसाइड करते हैं ये स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा और राज्यसभा में कि मोशन को आगे बढ़ाना है या मोशन को वहीं रिफ्यूज़ कर देना है। उसके बाद अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो एक कमेटी बनाते हैं, 3 मेंबर कमेटी। ओके, जो इन्वेस्टिगेट करती है कि जजेस के जो किस वजह से जजेस को हटाया जा रहा है। और वो कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करती है जज को, उसमें कौन कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है या फिर जज किसका? सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी आपका हो गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी जिसको अच्छी खासी ज्यूरिसडिक्शन की, उसकी जुडिशरी की परख हो। अगर आपका मोशन पास हो जाता है दोनों हाउस में, ईच हाउस में, तो क्या होगा? एड्रेस प्रेजेंट किया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को जज को रिमूव करने के लिए। और प्रेसिडेंट पास करते हैं ऑर्डर कि भाई जज को रिमूव किया जाए। इस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। एक ही केस आया है इम्पीचमेंट के लिए, वो है जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के। ओके, 1991-1993 में ये हुआ था। देखो, कमेटी ने उनको गिल्टी मिसबिहेवियर के लिए माना था, लेकिन इम्पीचमेंट के तहत तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि लोकसभा में ही मोशन और डिफीट हो गया। सैलरी अलाउंसेस क्या होते हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और आपका ये बाय द वे डिसएडवांटेज के लिए मतलब वैलिड नहीं हो सकते, उनकी घटाई नहीं जा सकती चीज़ें, एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है कंट्री में तो हाँ, उनकी सैलरी। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस कब जब पोजीशन चीफ जस्टिस की वैकेंट हो जाए, ये केस हो गया एक। तो
अगर चीफ जस्टिस आपके एब्सेंट हों टेम्परेरीली, और या फिर अगर चीफ जस्टिस आपके अनेबल हों, यानी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकें, तो उसमें भी ये 3 केसेस हैं, ओके, कि आपके जो प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। और एड हॉक जजेस हो गए। एड हॉक जजेस क्या होते हैं? अगर कोरम नहीं है, लैक ऑफ कोरम, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या कम पड़ रही है, तो जो आपके CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज को एड हॉक जज टेम्पररी पीरियड के लिए, ओके। और ये कब कर सकते हैं? चीफ जस्टिस जैसे आपके CJI हैं और एड हॉक जज बनाना है किसी को, किसी हाई कोर्ट से लेना है जज, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, ओके। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ अगर एड हॉक जज आपके आ जाते हैं, एड हॉक जज, तो वो सारी की सारी जुरिडिक्शन, पावर और प्रिविलेजेस उनके पास रहेगी, एड हॉक जज के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास रहती है। आपके रिटायर्ड जज हो गए। रिटायर्ड जज जो हो जाते हैं उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वापस सर्विस के लिए बुला सकते हैं, ओके। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या फिर रिटायर्ड जज किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं, जो एक्चुअली क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, कि भाई आप आइए और सुप्रीम कोर्ट के जज बने टेम्पररी पीरियड के लिए, ओके। और इसमें भी कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रीवियस इसमें ज़रूरी होती है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हुआ है कि दिल्ली सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगी, देखिए। और उसके साथ साथ CJI आपके डिसाइड कर सकते हैं ये कहाँ सीट रहे, और ये डिसीज़न तभी ले सकते हैं कब? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। और ये प्रोविज़न ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस आ गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है, तो क्या होगा? एक बेंच उससे डील करेगी। एटलीस्ट 5 जज होंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा और केसेस होते हैं, अदर केसेस जो होते हैं उनके लिए कम से कम 3 जज की बेंच चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों से झलकती है आपकी। एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन विद मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, यानी जुडिशरी के मेंबर्स से ही डिस्कस करके, कंसल्ट करके प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट कर सकते हैं, करते हैं जजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी ही आपकी डिसाइड करती है। और इसके साथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सिक्योर रहता है सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली बहुत आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको इम्पीच किया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और ये एक और पॉइंट, दे डू नॉट होल्ड, ये अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर नहीं रखते, जैसे जो आपके COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे आपके काम करते हैं, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। लेकिन इनको जो जजेस को इम्पीच करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ होता है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी जज अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है। फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, ये तो सब दे रखा है, और पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। और एक्सपेंसेस इनके जो चार्ज होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड पे होते हैं, जो उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स हैं, ओके, जजेस के या फिर उनके स्टाफ के। तो किस पे चार्ज होते हैं? किसके? सुप्रीम कोर्ट के। किस पे चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI पे। अगर CFI पे चार्ज होते हैं तो इसका मतलब नॉन वोटेबल, पार्लियामेंट इस पे वोट नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्कस कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि जो जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ओके, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में उनके कंडक्ट पे वो कैसा उन्होंने जजमेंट दी है, वो कैसा उनका बिहेव कैसा है और क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, जजेस के बारे में नथिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। सिर्फ एक केस में ये चीज़ें डिस्कशन होता है जब किसी जज का इम्पीचमेंट मोशन प्रोसेस उसमें होता है, जारी रहता है, और रिटायरमेंट के बाद इनकी प्रैक्टिस पे बैन रहता है। प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिफोर, यानी किसी भी अथॉरिटी के सामने या किसी भी कोर्ट में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है भाई आपने तो हमारी कंटेम्प्ट की, आपने तो हमारी बेइज्जती की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी को पनिश करने की। अपना स्टाफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो ऑफिसर्स और सर्वेंट्स आपके अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बाहर का कोई इंटरफेरेंस या एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस कोई भी इसमें नहीं आएगा आड़े। और वो कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस की। जुरिस्डिक्शन इसकी कर्टेल नहीं हो सकती। ओके, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को यानी कर्टेल यानी कम करे या पावर्स को कम करे, और ये गारंटीड है। हाँ, लेकिन एक काम है कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको इंक्रीज कर सकती है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव, ये आपका डीपीएसपी में भी दे रखा है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ज़रूरी है। ठीक है, किस में? पब्लिक सर्विसेज में। इसका मतलब है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होंगी। देखो, ये जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जुरिस्डिक्शन या फिर पावर्स कह लो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपैलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, पहला हम कवर करेंगे। देखिए, फेडरल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, पूरे इंडिया पे मान्य है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट किस में? इंडियन फेडरेशन में, यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन यूनिट्स क्या रहेगी? आपकी स्टेट्स हो गई, आपकी यूटीज़ हो गई। तो ये इंडियन फेडरेशन की यूनिट्स, तो उनके बीच जो डिस्टर्बेंस होता है, डिस्प्यूट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनवाई कर सकता है इनके केसेस में, इनके जो आपस में मतभेद होते हैं। और कौन कौन से किस के बीच डिस्प्यूट हों? जैसे सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हों, या सेंटर और बहुत सारी स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हों, सेंटर या फिर कोई भी स्टेट एक साइड, या बहुत सारे स्टेट्स के अगेंस्ट। ओके, या फिर स्टेट्स का आपस में दिक्कत हो, तो ये फेडरल कोर्ट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई भी और कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को आपका सुनवाई नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ ओरिजिनल का मतलब है, और जब इन जैसे स्टेट्स के बीच आपस में डिस्प्यूट होते हैं तो पहले ही इंस्टेंस में, ऐसा नहीं कहीं हाई कोर्ट पे जाने की ज़रूरत है, लोअर कोर्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ये ओरिजिनल का मतलब है। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? एक तो डिस्प्यूट जो होना चाहिए उसमें एक लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई लॉ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या एप्लीकेबल है, क्या लॉ यहाँ पे वो है। एक क्वेश्चन तगड़ा होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट भी तगड़ा मसालेदार हो, सुप्रीम कोर्ट लायक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लायक हो वो केस। जहाँ पे ये लॉ के बारे में पूछा गया कि ये सही है गलत है। और उसके साथ था, अगर लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा है कि
कि क्वेश्चन आ गया किसी पे, ओके, कि ये लॉ यहाँ पे सही है, एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल नेचर है उसका क्वेश्चन का वो एक्सक्लूड हो गया, जो सही भी है। और उसके साथ साथ अब ये है कि जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो इन पे एक्सटेंड नहीं होती, इन सारे चीज़ों पे। जैसे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कॉवेनेंट है, इंगेजमेंट सनद और बहुत सारे इनके बेसिस पे अगर कोई केस जाता है वहाँ पे, तो ये एक्सक्लूसिव उसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता। और डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी, कोई भी ट्रीटी का डिस्प्यूट, एग्रीमेंट का, बहुत सारी, ठीक है, वो भी नहीं इस डिस्प्यूट में नहीं आता। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसके लिए तो अलग आपका वो है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। और फाइनेंस कमीशन के जो मैटर्स होते हैं वो, ओके, ये ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन है उसमें नहीं कवर होंगे। एक्सपेंसेस या पेंशन सेंट्रल स्टेट के बीच, या कमर्शियल नेचर का कोई भी चीज़ हो, पैसों वैसों वाला चीज़, और रिकवरी ऑफ डैमेजेस, कोई स्टेट शिकायत करता है सेंटर के अगेंस्ट, तो ये भी आपके वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। जुरिडिक्शन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी। रिट जो आपके इश्यू होते हैं, कि आपका फलाना राइट वॉलेट हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। और उसके साथ साथ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा भी है जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो गारंटर है और डिफेंडर है किसका, एफआर्स का, फंडामेंटल राइट्स का। एफआर्स का गारंटर और डिफेंडर। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ आपके चीज़ तो इशू करनी पड़ेंगी, कुछ तो तरीके इशू करने पड़ेंगे कि उन तरीक़ों से आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। जैसे, और वो तरीके क्या हैं, रिट्स। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, जैसे हबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, को वारंटो और सर्चियोरारी। ओके, किसको, ये सब रिट्स किसके लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती है कि अग्रीब जो सिटीज़न है, जो बेचारा जिसके साथ दिक्कत हुई है, वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही नहीं उसे अपील के थ्रू जाना पड़ेगा कि पहले लोअर कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, जो अग्रीव्ड, जो परेशान व्यक्ति है, जिसके साथ जिसको परेशान किया गया है, वो डायरेक्ट जा सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो रिट जुरिडिक्शन है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है रिट्स, आपका हाई कोर्ट भी रिट्स प्रदान करते हैं। अगर एफआर्स किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुए हैं, तो जो अग्रीव पर्सन है वो कहाँ, आप उसके पास ऑप्शन रहता है हाई कोर्ट में जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए। और एक और डिफरेंस है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू करता है किसके लिए, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। ओके, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हुए हैं तो उसी के लिए रिट्स इशू कर सकता है, और चीज़ों के लिए नहीं। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है वो इशू रिट्स कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपका और भी पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे जो रिट जुरिसडिक्शन है, वो जो हाई कोर्ट की है वो ज़्यादा है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब तीसरा है आपका अपेलेट जुरिसडिक्शन। अपेलेट से पता लग गया, अपील से बना है ये शब्द, अपील। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको, मैंने पहले ही बताया था कि फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया है, फेडरल कोर्ट को तो सक्सीड किया ही है, इसने प्रिवी काउंसिल को भी सक्सीड किया है। प्रिवी काउंसिल को, ब्रिटिशर्स के टाइम में प्रिवी काउंसिल क्या थी, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी।
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो कर दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और ये सुप्रीम कोर्ट ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन गया। तो कौन कौन सी अपील जा सकती हैं? अपील्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, अपील सिविल मैटर्स में, अपील क्रिमिनल मैटर्स में और अपील स्पेशल लीव। ये 4 तरीक़ों से आपकी सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो अपील जाती हैं सुप्रीम कोर्ट को वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाएगा जैसे हाई कोर्ट सुनवाई ले रहा है, और हाई कोर्ट ही सर्टिफाइज करे कि भाई साहब यहाँ तो कोई केस है, वो लॉ के लिए कोई एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं किसी लॉ के लिए, और उसकी जो डेफिनेशन है वो चाहिए, मतलब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी है। तो जो हाई कोर्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है जो अपील जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान। और ये कौन से केसेस होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस में, ओके। अब सिविल मैटर्स में अगेन केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए क्वेश्चन उठता है, बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है हाई कोर्ट की। क्रिमिनल मैटर्स में आपका हो गया, देखिए कौन कौन से केस होते हैं क्रिमिनल मैटर्स के, इस जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। ये है जब हाई कोर्ट आपका, ठीक है, क्या करता है, डेथ जो सेंटेंस है हाई कोर्ट डेथ प्रोवाइड कर देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है केस। या फिर हाई कोर्ट खुद ही केस ले लेता है सब ऑर्डिनेट आपका कोर्ट से, निचले वाले कोर्ट से, और किसी को मौत की सज़ा सुना देता है, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तीसरा है आपका जब हाई कोर्ट खुद कहता है, खुद सर्टिफाई करता है कि भाई साहब ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए फिट है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ये केस जा सकता है। ये हम क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ कि अगर किसी को सज़ा मिली है आपका लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट से आपको किसी को सज़ा मिली है और हाई कोर्ट उस पर्सन को एक्विट कर देता है, ओके, एक्विट कर देता है, तो क्या होगा? तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा, ओके। हाई कोर्ट ने भाई उसको डिसाइड करके एक्विट कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा केस। और 1970 में जो पार्लियामेंट ने क्रिमिनल जो अपेलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको बड़ा किया और ज़्यादा। जो अपील होती हैं, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट ने आपकी किसी पर्सन को सज़ा मिली है और हाई कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है, लाइफ की या फिर 10 साल की सज़ा दे दी है, 10 ईयर्स की, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट वो केस जा सकता है। या फिर हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस लिया है खुद ही और कन्विक्टेड कर दिया है किसी बंदे को, किसके लिए, लाइफ के लिए या फिर 10 साल के लिए, तो भी वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जा सकता है। और स्पेशल लीव की एक अपील होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट अथोराइज्ड होता है कि अपना स्पेशल लीव देने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कह सकता है कि भाई यहाँ की ये जजमेंट हुई है, हम ये केस खुद लेना चाहते हैं। कोई भी कोर्ट ने वो जजमेंट पास किया है, ट्रिब्यूनल ने जजमेंट पास की है, तो वहाँ से वो केस स्पेशल लीव के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुनवाई उसकी कर सकता है। हाँ, मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल होते हैं या फिर कोर्ट मार्शल होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट आपका स्पेशल लीव के तहत अपील नहीं ले सकता। डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की ये, ओके। और ये किसी भी जजमेंट में फाइनल हो या इंटरलोक्यूटरी हो, बीच में चल रही हो,
ये उसमें स्पेशल लीव के तहत सुनवाई कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल और इनकम, लेबर, रेवेन्यू, कोई भी केसेस, किस तरीके का मैटर स्पेशल लीव के तहत सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और ये किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल की जो केस है उसका वो स्पेशल लीव के तहत ले सकता है। एडवाइजरी जुडिक्शन है आपकी। सबसे पहले आर्टिकल जो 143 है वो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को ले। कौन कौन से मैटर्स में? अगर किसी लॉ का क्वेश्चन आ जाता है पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले। आर्टिकल 143 यही कहता है। प्रेसिडेंट कौन ले एडवाइस? प्रेसिडेंट ले सुप्रीम कोर्ट की। और कोई भी डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी या एग्रीमेंट या फिर कॉवेनेंट एंगेजमेंट या फिर अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, इसमें भी आपका एडवाइस ज़रूरी है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, एक बात और, पहले केस में यहाँ पे अपना ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन दूसरे केस में अपना सुप्रीम कोर्ट को मस्ट हो जाता है क्या देना? एडवाइस देना। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट पे वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट पे ही फॉलो कर सकता है एडवाइस या फॉलो नहीं कर सकता है। अभी तक कितने रेफरेंस? 15 रेफरेंसेस ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे डेली लॉ बिल, डेली लॉ एक्ट 51 में, केरला एजुकेशन बिल 58 में। यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें हैं, ओके, जितने भी ये आपका प्रेसिडेंट ने किसकी एडवाइस ली है? सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस इसमें ली है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जजमेंट, प्रोसीडिंग और एक्ट किसके? सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकॉर्डेड होते हैं। परपेचुअल मेमोरी, परपेचुअल होती है ज़िंदगी भर के लिए, ओके। और टेस्टिमनी ये एविडेंशरी वैल्यू के लिए किसी भी कोर्ट में सबमिट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं किए जा सकते एज एन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स जो भी हैं वो एज एन एविडेंस यूज़ हो सकते हैं और उनके ये क्वेश्चन नहीं हो सकते कि भाई इनकी ऑथेंटिसिटी और ये सब कुछ। लीगल रेफरेंस है इनका। और कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, पावर टू पनिश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास है ये पावर कि उस सुप्रीम कोर्ट की कोई बेइज्जती करता है तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसे पनिश कर सकता है। किसके कितना फ़ाइन? 6 मंथ फ़ाइन या फिर 2000, 6 मंथ आपकी सज़ा या 2000 या फिर दोनों ही। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है 1991 में कि पावर ऑफ पनिश फॉर कंटेम्प्ट ये अपने लिए ही नहीं, ये हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के लिए ही भी है। एक्चुअली इनकी भी कोई बेइज्जती करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपका पनिश कर सकता है कोर्ट। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है, ध्यान रखना। सिविल कंटेम्प्ट कौन सा आता है? जो विलफुल डिसोबीडियंस, कौन सी? जानबूझ के अगर डिसोबीडियंस करते हैं, मानते नहीं हैं कौन सी जजमेंट को, ऑर्डर को, रिट को या फिर कोई भी प्रोसेस हो कोर्ट के को, जानबूझ के नहीं मानते हैं कोई लोग, तो ये कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझेगा सिविल मैटर में। और क्रिमिनल वाली चीज़ भी होती है, जैसे अथॉरिटी ऑफ कोर्ट की जो है उसकी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को लोअर करता है कोई, ओके, इंटरफेयर करता है कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में, और ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसमें? जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्रिमिनल वे में क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी को भी पनिश कर सकता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस फाउंड किए जाएंगे।
और उनको इलीगल ठहरा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के तहत। गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और भी अदर्स पावर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो डिस्प्यूट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, और इस इन केस में ओरिजिनल होती है जो अथॉरिटी और एक्सक्लूसिव होती है और फाइनल होती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एक कह सकते हो कि एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। अपने आप को ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा नहीं कि उनको वो हमेशा सही ठहराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की प्रीवियस जजमेंट है वो बेकार थी, या फिर एक नई सोच की ज़रूरत है। जैसे केशव आनंदा भारती केस में हुआ, जैसे जो गोलकनाथ केस में जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको उससे डिपार्ट होके मतलब उसको गलत ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा, और केशव आनंदा भारती केस में एक नई जजमेंट दी। तो मतलब सेल्फ करेक्टिंग, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर सकता है। इसके लॉ सारे के सारे इंडिया में बाइंड हैं, ओके। और अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, यही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट मतलब करता है कि ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये ही फॉलो होना चाहिए, लोगों को बताता है। और जो फाइनल वर्जन है इसके कंटेंट का सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। और जितने भी इंडिया में कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल हैं, सबके ऊपर इसकी पावर होती है जुडिशल। और जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या पावर है जो यूनियन लिस्ट में होती हैं, ओके, वो उनको बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट देखते हैं हम, सीनियर एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो कोर्ट होता है वो किसी भी एडवोकेट को डेजिग्नेट कर सकता है, ठीक है। उसी की देखो, जिस एडवोकेट को आपको डेजिग्नेट करना है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए। उस एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेट कर सकता है जब उसके पास वो एबिलिटी हो, और उसके साथ साथ बार और स्पेशल नॉलेज और लॉ में एक्सपीरियंस, ओके, और ऐसी वो डिस्टिंक्शन के लिए डिज़र्व करते हों, उसको सीनियर एडवोकेट बनाया जा सकता है। अब ये थोड़े डिफरेंसेस हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के केस में, वो फेडरल केसेस में ही कन्फाइन होती है। लेकिन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है ये फेडरल केसेस के साथ साथ जो नेवल फोर्सेस हैं, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके केसेस भी सुनता है। अब देखिए, मार्शल लॉ के केस तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है ना। अपेलेट जो जुरिडिक्शन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनते हैं। इसमें सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं सिर्फ उनको सुना जाता है अपील के तहत, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कि जो ग्रांट वाली वो पावर है वो इंडिया में ही है, और यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, इसमें नहीं है। जुडिशियल रिव्यू है स्कोप का, और लिमिटेड है वो जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका जुडिशियल रिव्यू बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ये अपने सिटीजन्स का जो राइट्स हैं, ओके, उनको डिफेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्या? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो लॉ में जो प्रोसीजर है उसके तहत। ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस देखता है कि किस टाइम के लिए किस कंडीशन में और किस एनवायरनमेंट में क्या ड्यू रहेगा, किस तरीके का बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं सब कुछ, तो उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उन्हीं के एक रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है हमेशा। अब ये आपके थोड़े
आर्टिकल्स हो गए सुप्रीम कोर्ट के लिए, इनको आप देख लेना। 124 आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ सैलरीज 125, एडहॉक जजेस आपके हो गए 127 आर्टिकल। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया। वो सीनियर एडवोकेट्स से अब एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड भी होते हैं। सिर्फ एडवोकेट जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं यही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर या फिर डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और अदर एडवोकेट होते हैं जो एडवोकेट एक्ट्स 1961 में जिनके नाम होते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ डन। वी विल कवर अगले वीडियो में कुछ नया। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।